ब्रेन स्ट्रोक आजकल बहुत कॉमन हो गया है। क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं? पहले लक्षण क्या हैं? ब्रेन स्ट्रोक के सबसे कॉमन लक्षण हमारी डे टू डे एक्टिविटी में चेंज आना। एक हर्ट तो हम सब जानते हैं जो सीने में होता है, एक पेरिफेरल हर्ट होता है जो हमारे कॉफ मसल में होता है, घुटने के जस्ट नीचे, जिसको पेरिफेरल हर्ट कहते हैं। और ये पेरिफेरल हर्ट हमारे ब्रेन के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका मेन है। ऐसे तो एक हमारे मेडिकल साइंस में लाइन लिखी हुई है कि नन ऑफ द मेडिसिन विदाउट साइड इफेक्ट। दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन है ही नहीं जिसका साइड इफेक्ट ना हो। इसलिए ब्रेन ट्यूमर के चांसेस, स्ट्रोक के चांसेस, आईसीटी बढ़ने के चांसेस, मेटाबॉलिक चेंजेस के चांसेस, ये सब ब्रेन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हम मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करते हैं। ब्रेन में क्या होता है, जब भी स्ट्रोक होगा तो पल्स तो कम हो जाती है, जैसे कार्डियक में हार्ट रेट आमतौर पे बढ़ जाती है। ब्रेन में हार्ट रेट कम हो जाती है। अच्छा, ब्रेन को रिलैक्स कैसे करें डॉक्टर? ब्रेन को रिलैक्स करने का सबसे आसान सा टाइम है टेक स्लीप। लेकिन जो एक कंसेप्ट लोग कहते हैं कि बहुत लंबा सोइए, एज ए न्यूरो सर्जरी कहा जाता है, बहुत लंबा सोने की ज़रूरत किसी को नहीं है। एंड आई एम वर्किंग 7 days ए वीक, एटलीस्ट 16 से 18 घंटे पर डे मैं काम करता हूँ विदाउट इंटरप्शन। और कभी मैं कंटिन्यूस 2 घंटे नहीं सोता हूँ। ये रिकॉर्ड है, कोई भी कार्ड है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे आभा कार्ड है, अगर वो ये रहे कि ये गरीबी रेखा के नीचे है तो मैं कभी उनसे 1 रुपये की फीस नहीं लेता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कड़क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज इस खास पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं जिनके पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी मुरीद थे। अब वो मुरीद क्यों थे? महात्मा गांधी से ये इंस्पायर हुए हैं, लेकिन आज इनकी कहानी सुनकर आप लोग भी इंस्पायर होंगे। मैं जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं डॉक्टर शिशिर जायसवाल, जो वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ के फाउंडर हैं, रिनाउंड न्यूरोसर्जन हैं और न्यूरो और ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं शायद इनसे बेहतर हमें कोई बता नहीं पाएगा। एक बार उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिशिर आपका। थैंक यू मैम। डॉक्टर शिशिर, ब्रेन स्ट्रोक आजकल बहुत कॉमन हो गया है। क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं? पहले लक्षण क्या है? ब्रेन स्ट्रोक के सबसे कॉमन लक्षण हमारी डे टू डे एक्टिविटी में चेंज आना, अचानक से चेंज आना। जैसे घर में लोग कहते हैं पिछले 2-3 दिन से आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस लग रहे हैं। जब हम कुछ लिखने बैठते हैं तो हमारे लेटर्स कांपने लगते हैं, उनकी राइटिंग्स बदल जाती है, हमारी भूख कम हो जाती है, प्यास कम हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा जो फिजिकल और मेंटल आउटपुट है वो कम हो जाता है। ये होते हैं बेसिक इनिशियल लक्षण जब ये लगता है कि ये ब्रेन स्ट्रोक की तरफ तेज़ बढ़ रहे हैं। और अगर हम उनको एग्जामिनेशन पॉइंट आज में घर में देखें तो उनको ये हमेशा मेरा सर बहुत भारी लग रहा है और एकदम गर्म हो गया है, बात बात में लगता है कि फट जाएगा। तो ये जब होने लगता है तो लगता है कि अब ब्रेन स्ट्रोक इनके पड़ने की संभावनाएं बढ़ गई। अगर इन्हें क्लिनिकल पैरामीटर में नापें तो ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता है। कार्डियक स्ट्रोक में हार्ट रेट हमेशा बढ़ जाता है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक में काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं जब हार्ट रेट एकदम कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर, क्योंकि आपने कार्डियक अरेस्ट का यहाँ पर जिक्र किया, कार्डियक अरेस्ट किसी को होता है तो हम कहते हैं CPR दे दीजिए, लेकिन अगर ब्रेन स्ट्रोक आ गया अचानक से तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए शख्स को या उसके साथ जो मौजूद है? है कि किसी भी इंसान को कुछ खाने के लिए प्रेरित मत करिए। ब्रेन स्ट्रोक में जैसे होता है क्या है कि हमें जब होगा तो जब हम एंजाइटी होती है, प्रेसिपिटेट करता, कहते हैं पानी पी लीजिए, 1 कप चाय पी लीजिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के लिए कहा जाता है अगर आपको कुछ भी घबराहट या अचानक आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमें कुछ अलग सा हमारे साथ हो रहा है, तो सबसे पहले आप सो जाइए, लेटने की कोशिश करिए, कंप्लीट रेस्ट में जाइए। अच्छा, और कुछ खाइए मत, बेड पर लेटना। हाँ, मतलब और करवट से लेटिए, सीधे मत लेटिए। अच्छा, करवट से लेटना। हाँ, और पिलो जरूर लगाइए।
अच्छा, पिलो लगाना हाँ, है। और पिलो 2 लगानी है। एक पिलो तो सिर के नीचे लगानी है और एक पिलो आपके दोनों पैर के बीच में लगानी है, जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इंसान को चंद सेकंड में रिलैक्स करता है। अच्छा, मतलब आइज़ क्लोज़ करनी है, आपको लेटना है, आप पिलो गर्दन गर्दन के पे नीचे रखना है सब और लोग लगाते हैं। अच्छा। दोनों पैर के बीच में एक पिलो लगाना है, जिससे आदमी रिलैक्स मोड में जाता है। एक वर्ड हमारे मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है, 2 हर्ट। एक हर्ट तो हम सब जानते हैं जो सीने में होता है, एक पेरिफेरल हर्ट होता है जो हमारे कॉफ मसल में होता है, घुटने के जस्ट नीचे, ओके। जिसको पेरिफेरल हर्ट कहते हैं। और ये पेरिफेरल हर्ट हमारे ब्रेन के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका मेन हर्ट है। जैसे डॉक्टर, आपने सिम्टम्स का ज़िक्र किया, आपने कहा कि अचानक से आपको लगता है कि आपके सर की नसें फट रही हैं। आमतौर पर हमें जब सिर दर्द होता है तो हम दवाई खा लेते हैं। कब तक सामान्य है अगर नॉर्मल सिर में दर्द होती है, और कब आपको लगता है कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, आम तौर पे तो ये कहा जाता है भाई दवा से दूर रहिए, दैट इज़ ट्रू। लेकिन कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट्स लगभग ना के बराबर है। ओके। ऐसे तो एक हमारे मेडिकल साइंस में लाइन लिखी हुई है कि नन ऑफ द मेडिसिन विदाउट साइड इफ़ेक्ट। ओके। दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन है ही नहीं जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके साइड इफ़ेक्ट्स या तो नेग्लिजिबल हैं या बहुत ही मिनिमम है। उनमें से एक पैरासीटामॉल है, जो 99.99% में उसकी सेंसिटिविटी नहीं है और वो सबसे सेफ़ मेडिसिन मानी जाती है। आप उसे पेन किलर के रूप में एक नन्हे बच्चे जो कि एक इन्फेंटाइल एज ग्रुप का है, जिसकी उम्र लेस देन 1 ईयर है, वहाँ से लेकर के अप टू 100 ईयर तक के जेंटलमैन को आप ये दे सकते हैं। अच्छा, अब पैरासीटामोल तो दे ही रहे हैं, लेकिन सर डॉक्टर डोलो भी आजकल बहुत दे रहे हैं। डोलो उसका ट्रेड नेम है। अच्छा। पैरासीटामॉल सब में होता है। सॉल्सा सेम। साल्ट सेम होता है, डोलो है, क्रोसिन है, 6 पीसीएम है, बहुत सारे नाम से पैरासीटामॉल आता है। क्या आपको लगता है कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे हो रहे हैं, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, हम टाइम पर खाते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, अच्छा स्क्रीन टाइम फ़ोन का बहुत ज़्यादा हो गया है, ये भी कहीं ना कहीं वजह है कि आपके ब्रेन पर इस तरीके का प्रेशर, एक दबाव हमेशा रहता है? 21वीं सदी में और 2026 में ये रोल मोर देन 60% केवल इसका रोल है। इसको एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चेंज इन सर्केडियन रिदम। ओके। जो हमारा एक नॉर्मल रिदम है। आज हम तो उस एरा से हैं, हम इस समय 53 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। हम उस एरे में हैं कि हमने अपने सामने मोबाइल का पहला वर्जन देखा, कंप्यूटर का पहला वर्जन देखा, और टीवी भी हमारे समय में पहली बार आया। तो हमने तो वो सारी जर्नी देखी है। तो आज हर आदमी कम से कम 4 से 5 घंटा, या जो बहुत व्यस्त लोग हैं वो भी एटलीस्ट 2 घंटे तो मोबाइल के साथ अटैच हैं ही। और रात को सोने से पहले मैं समझता हूँ अराउंड 70 to 75% लोग आज की डेट में मोबाइल का इस्तेमाल रात में ज़रूर कर रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी तो नियरली 100% है। और हम टीवी वाले तो हर मिनट कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोई स्पेशल हिदायत आप देंगे कि कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने ये क्वेश्चन पूछा। हमारे ब्रेन में आँख को ब्रेन का विंडो कहा जाता है। दैट इज़ द विंडो ऑफ ब्रेन इज़ द आई। आई इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन। आई एंड ईयर इज पार्ट ऑफ ब्रेन। ये पेरिफेरल बॉडी से बिल्कुल अलग इनके कंसेप्ट चलते हैं। तो आंखें थकती हैं क्योंकि फोटिक स्टिमुलेशन जो ब्रेन में जाता है, स्पेशली कलर्ड मोबाइल से, वो बहुत डेंजरस होता है। अगर हम ऑडियो एक्सेप्शन कर रहे हैं, परसेप्शन कर रहे हैं, तो उसका मिनिमम इफ़ेक्ट है। ब्लैक एंड वाइट का उससे थोड़ा ज़्यादा है, कलर्ड का बहुत ज़्यादा है, और आज जो फाइन कलर्स आ गए हैं उनका और भी ज़्यादा है। इसलिए ब्रेन ट्यूमर के चांसेस, स्ट्रोक के चांसेस, आईसीटी बढ़ने के चांसेस, मेटाबॉलिक चेंजेस के चांसेस, ये सब ब्रेन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हम मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करते हैं। स्पेशली व्यूअर्स के रूप में, जैसे यूट्यूब देखना, फेसबुक देखना, और भी कोई चैनल्स या मूवी देखना, या आजकल क्रिकेट में लोग घंटों मोबाइल से जुड़ जाते हैं। तो मेरी बस यही सलाह है कि आप सिर्फ इतना करें कि आधे 1 घंटे पे अपने आँखों में ताज़े पानी के 4 छींटे मार लें, जिससे आंखें बहुत रिलैक्स हो जाती हैं।
और बहुत से सूदिंग ड्रॉप्स आते हैं, जिसको गांव में सबसे पहले गुलाब जल से शुरुआत हुई थी। नहीं कुछ है तो ठंडे पानी में गुलाब की पंखड़ियाँ कुछ अपने फ्रिज में रख दें और उसका अर्क आपके उस पानी में आ जाता है। और बहुत प्यारा चाहते हैं तो पानी को बॉयल करके ठंडा कर दें और उसमें कुछ गुलाब की पंखड़ियाँ डाल करके अपने फ्रिज में रख दें और उससे सुबह शाम अपने आँखों को थोड़ा सा छींटे मार लें, वो आपको बहुत रिलैक्स रखेंगे। लेकिन डॉक्टर ये तो बहुत चिंता की बात है। आजकल तो बच्चे खाना नहीं खाते बिना फ़ोन देखे, तो ये तो आप बच्चों को कहीं ना कहीं उनकी ब्रेन पर भी असर हो रहा है। पेरेंट्स सोचते हैं कि एंटरटेन हो रहे हैं बच्चे, लेकिन आप उनको फ़ोन दिखा रहे हैं, टीवी दिखा रहे हैं, तब तक बच्चे खाना नहीं खाते। तो क्या इसका सीधा असर उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ता है और इसका असर ब्रेन में होता है? यस, देखिए हम सब जीवन में एडवांस होना चाहते हैं और समय के साथ जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ रहा है, हम अगर ये कहें कि पाषाण काल में इंसान कैसा था, वैसे वैसे ही हम लोग की ग्रोथ होती चली जा रही है। अब समय के साथ रेस बदलते जा रहे हैं, उसी तरीके से हमें एडवांस होना हमें और हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन उस ज़रूरत के साथ हमें कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हमारे एंसेस्टर बैलगाड़ी से चलते थे तो बैलगाड़ी पूरी तरह खुली होती थी, वहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर नहीं होता था, यहाँ तक कि रोड पे राइट और लेफ़्ट चलने का भी कोई कंसेप्ट नहीं होता था। लेकिन जब आज आप बुलेट ट्रेन से चलते हैं तो कहा जाता है उसके डोर भी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं, बिल्कुल, जो कभी ओपन नहीं होते। अगर आप खोलना भी चाहें तो आप नहीं खोल सकते। तो वो प्रिकॉशंस, उनके खिड़कियाँ इतनी मोटी होती हैं कि आप उन्हें ब्रेक भी करना चाहें तो वो ब्रेक नहीं होते हैं। ये इसलिए होती हैं कि आपकी उतनी स्पीड में अगर कोई दुर्घटना हुई तो हम उस दुर्घटना से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे लाइफ से। इसलिए समय के साथ जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, एडवांस होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसी तरीके से प्रिकॉशन मेजर्स भी अपने लाइफ को सेफ रखने के लिए बदलते जा रहे हैं और हमें उन पे अमल करना चाहिए। अच्छा, ब्रेन को रिलैक्स कैसे करें डॉक्टर? ब्रेन को रिलैक्स करने का सबसे आसान सा टाइम है टेक स्लीप। लेकिन जो एक कंसेप्ट लोग कहते हैं कि बहुत लंबा सोइए, एज ए न्यूरो सर्जरी कहा जाता है, बहुत लंबा सोने की ज़रूरत किसी को नहीं है। ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिलैक्सिंग थॉट्स इंसान को जितना रिलैक्स करते हैं, आपको हम 10 घंटा बिस्तर पे बोले आप लेटे रहिए तो हो सकता है 10 घंटे के बाद बोले मेरा सिर दर्द बढ़ गया। हाँ एग्जैक्टली, कभी कभी होता है ऐसा कि आप कहते भाई मुझे नींद नहीं आ रही और सिर दर्द बढ़ गया, आप ज़बरदस्ती मुझे लिटा रहे हैं। हम कुछ ऐसा करें, ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट का साधन अपनाएं जिससे वो ब्रेन को अच्छा लगे। उदाहरण के तौर पे जैसे हम मान लीजिए 10 सब्जेक्ट हमें आता है, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो हमें पढ़ कर के बहुत रिलैक्स महसूस करता है, जिसके लिए एक वर्ड साइंस में कहा जाता है कि आप ऐसी चीज़ पढ़िए जब आपकी नींद भाग जाए। तो वो सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है ब्रेन के लिए, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे आपका स्टडी हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो। इसलिए ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए केवल सोना ही ज़रूरी है ये नहीं, कोई भी ऐसा रिलैक्सेशन टूल्स जो आपको अच्छा लगे और आपको एक लाइन में ये लगे कि मेरा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो गया, उसके लिए कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटा सोना ही चाहिए, आप 4 घंटे सोइए, लेकिन अगर आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। मैं आपको अपना ईमानदारी से बता रहा हूँ मैम, हमने 2009 जनवरी में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, आज 2026 चल रहा है, बीच में कोरोना भी आया। मेरी एक दिन की सिक लीव नहीं है, नॉट अ सिंगल डे, एंड आई एम वर्किंग 7 days ए वीक, एटलीस्ट 16 से 18 घंटे पर डे मैं काम करता हूँ विदाउट इंटरप्शन, और कभी मैं कंटिन्यूस 2 घंटे नहीं सोता हूँ, ये रिकॉर्ड है। आप मेरे हॉस्पिटल आइए, मेरी दिनचर्या को देखिए। इमरजेंसी के बगल में ही मेरा एक कमरा है जो कभी अंदर से मैं लॉक तक नहीं करता। रात को दोनों को कभी भी कोई आता है, अगर मेरी नींद खुली नहीं तो कोई मेरा पैर पकड़ के हिला के जगाता है। और सर हम लोग न्यूरो सर्जन्स हैं, हमारा एक एक ओटी मिनिमम 5 घंटे 6 घंटे से कम नहीं होता, और मैं डेली 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन तो करता ही करता हूँ। तो और उसके बाद ओपीडी है और इंडोर मेरा 100 के आसपास पर डे रहता है। तो एवरेज ये मान के चलिए कि 400-500 लोग मेरे कनेक्ट, मैं डेली उनसे मिलता हूँ, उनको देखता हूँ, उनको ट्रीट करता हूँ, और मिनिमम 2 ऑपरेशन तो मेरे पर डे रहते हैं, मेजर और माइनर तो सर होते ही रहते हैं।
और मेरा जो वर्किंग आवर्स है 16 से 18 घंटे आज भी है, और एक दिन की सिक लीव नहीं है। इवन कोरोना में जब सबने मना किया कि हम पेशेंट नहीं देखेंगे, आप मेरा डाटा मेरे डिस्ट्रिक्ट से पता कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट हमने देखे। उस समय ये कहा जाता है कि सर, जो कहा जाता है कि कॉरिडोर में पैर रखने की जगह नहीं है, तो कॉरिडोर में पैर रखने की जगह नहीं थी। हमने प्रशासन से, शासन से, हम अपने देश के प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अनवरत ऑक्सीजन सप्लाई दी, जिससे बहुत से ऐसे लोग थे, जिसमें तमाम बड़े लोग भी, प्रशासनिक पदों पे भी लोग थे, कि जो बहुत दूर दूर से आए कि ऑक्सीजन वहाँ मिल जाएगी, वेदांता चलते हैं। और ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं और मेरी पूरी टीम एक दिन भी हमने कोरोना में हॉस्पिटल में ये नहीं कहा कि हम ओपीडी नहीं करेंगे या आईपीडी नहीं करेंगे या पेशेंट नहीं देखेंगे। इवन ये कहा जाता था कि इंटूबेट करने के लिए पेशेंट को जब हम सांस का ट्यूब डालते हैं तो जब कफ करते हैं तो उनके ड्रॉपलेट्स मुंह पे आ जाते हैं, और उतना K-19 मास्क लगा के सर हमें उतना काम कर पाना संभव नहीं था। जो एक किट थी कि हम उस किट को, पैरासूट टाइप किट थी कि हम पहन करके मरीज को देखें, उसको पहनने के बाद अंदर से इतनी गर्मी होती थी कि उस पेरिफेरल जहाँ पे हमारा हॉस्पिटल सेंट्रली एसी नहीं है, तो वहाँ इतनी गर्मी होती थी कि हम उसे नहीं पहन पाते थे। हम ना कभी सूट पहनते थे, ना ही K-19 मास्क लगा पाते थे, क्योंकि K-19 मास्क लगा के आप 18-20 घंटा काम नहीं कर सकते। तो हम केवल सिंपल मास्क लगा के काम करते थे, हमें कभी कोरोना नहीं हुआ। उसके लिए एक हमने थ्योरी जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए, जो कि पूरे दुनिया का था कि भाई आप K-19 मास्क लगाओ, और अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को कहता तो कोई मेरी बात नहीं मानता, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस बात को रखूं। ये मैंने रिस्क लिया, और बाद में सबसे पहला देश था इटली दुनिया का जिसने उस बात को माना। और इटली ने कहा कि आप पब्लिक प्लेस पे मास्क लगाएंगे तो हम आपको पेनाल्टी लगाएंगे, मास्क लगा करके आप कोरोना को नहीं रोक सकते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफिशियली इटली ने जारी किया था, और यही बात के थीम के तहत हमने कोरोना में मरीजों की सेवा की कि भाई मास्क लगा के हम ना तो अपने आप को सेव कर पा रहे हैं, और ना ही K-19 मास्क लगा करके हम किसी मरीज को सेव कर पाएंगे। भाई उसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण हम दे रहे हैं जो सबसे कॉमन है, लगभग हर किसी के जीवन में इस चीज़ को महसूस किया होगा। मैम, जब हम 2 साल के हो जाते हैं तब से हमारी मम्मी या हमारे डैडी कहते हैं, बेटा कपड़े पहन के तुम बाथरूम से बाहर आया करो, या कमरे में आके सबसे पहले आप कपड़े पहनो। तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं हम कम से कम ट्रिपल लेयर कवर करके रखते हैं, और जिसे हम रिंग वर्म कहते हैं या दाद दिनाय खुजली कहते हैं गांव के भाषा में, एक्जिमा कहते हैं, हमारे ग्रॉइंस में, इंग्वाइनल रीजन में एक जीवन में कभी न कभी कम या ज़्यादा या माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर हर किसी को इसका एहसास हुआ ज़रूर होता है। शायद ही कोई कह दे कि मुझे अपने जीवन में कभी रिंगवर्म नहीं हुआ। तो जिस फंगस की मॉलिक्यूलर साइज़ वायरस की मॉलिक्यूलर साइज़ के कंपेयर में 50,000 गुना से ज़्यादा बड़ी होती है, हम उस उस फंगस को हम अपने शरीर में ग्रो करने से रोक नहीं पाते हैं, जबकि हम ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन में तो हमेशा रहते हैं। मास्क तो हिलता भी रहता है, लेकिन वो तो हमारा 24 घंटे रहता है। हम वॉशरूम में जाते हैं तो केवल हटाते हैं जहाँ पे किसी तरीके का कंटामिनेशन नहीं है, वो सबसे सेफ माना जाता है। और हम अपने वॉशरूम में जाते हैं तो अगर फंगस वहाँ पे ग्रो कर सकती है तो हम वायरस को एक मास्क लगा के कैसे रोक सकते हैं। शायद इसी थीम के साथ हमने कोरोना में मरीजों को देखा, और मैम ऊपर वाले का धन्यवाद है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है कि हमें या हमारे टीम के किसी भी सदस्य को कोरोना हुआ ही नहीं। ये वाकई में एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आपने बताई कि किस तरीके से कोरोना में आप लोगों ने, आपके टीम ने इस तरीके से बहुत सारे लोगों की मदद की। और क्योंकि आप महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी पर भी विश्वास करते हैं अंत्योदय कि दी हेल्प शुड रीच दी लास्ट पर्सन। डॉक्टर, क्योंकि आपने अपनी पूरी प्रैक्टिस, जो 20 सालों की आपकी प्रैक्टिस रही है, वो आपने ग्रामीण अंचल में ही की है, आजमगढ़ को आपने क्यों चुना? क्योंकि हमने देखा है कि जब आप ख़ास तौर पर अभी जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल स्टडी कर रहे हैं, वो मैक्सिमम हमने देखा है या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आपने आजमगढ़ को क्यों चुना?
इसके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है या एक कष्टप्रद यात्रा है। मेरी माँ एक एएनएम थी जो हेल्थ सेक्टर का सबसे निचले पायदान की एएनएम मतलब एक नर्स जो गांव में घूम घूम के दवा बांटती हैं। ये उस ज़माने की बातें हैं जब टीवी मोबाइल कुछ भी नहीं होता था और वो हैंडीकैप थी, शुद्ध लाठी लेकर के गांव में जाती थी और उनकी पोस्टिंग हमारे घर से 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इन तरीके की दूरियों पे रही। केवल होम टाउन उनको रिटायरमेंट होने के 2 साल पहले केवल मिला था। उनकी पूरी यात्रा बहुत दूर दूर रही, लेकिन वो प्रतिदिन सेवा देने जाती थी और वो यही कहती थी कि ये क्या इस गरीब को जीने का हक नहीं है? क्या ये गरीब उस ज़माने में, मैम आप बिलीव करिए, पूर्वांचल और के उन ज़िलों में बहुत से ऐसे गांव थे जहाँ पे लोग गोबर के बीच में अनाज जब फंस जाता है तो वो फूल जाता है, उसको निकाल कर धो के सुखा के पीस के रोटी बना के खाते थे। हमने वो एरा को अपने गांव में बहुत करीब से देखा है और आज भी आप आइए तो अब तो सरकार सबको फ्री अनाज दे रही है, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो आज भी अगर ना मिले तो शायद कई घरों में लोग ऐसे खाने को मजबूर हो जाएंगे। आज भी गरीबी का आलम है वहाँ पे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो घर दिया, सिलेंडर दिया, साथ में सबको प्रधानमंत्री आवास योजना दी, शौचालय दिया और प्रति माह अनाज की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि अनाज बच जाता है। आज उनके चेहरे पे वो खुशी, क्योंकि मैंने अपनी माँ के साथ देखा है तो और मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा हूँ और मेरे पिताजी भी 4th क्लास एम्प्लॉई थे और माँ अनफॉर्चुनेट आज मेरे बीच नहीं है, उनका किडनी लेकिन आप फेल्योर उनका हो गया। सपना जो है जी रहे हैं और लाखों इसीलिए लोगों की मैंने मदद कर रहे आजमगढ़ हैं। चुना, क्योंकि आजमगढ़ में पॉपुलेशन वाइज भी यूपी का 3rd लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन। दूसरा मैम पूर्वांचल आयोडीन डिफिशियंसी बेल्ट है जहाँ पे लोगों का आईक्यू रेस्ट ऑफ द कंट्री के कंपेयर में कम है। इसका डाटा WHO में फीड है, यूनेस्को में फीड है। मैंने उस एरिया में जहाँ पे लोगों का आईक्यू कम है वहाँ पे सड़कें इतनी ख़राब थी, अब तो क्या ही मैं कहूँ। पूर्वांचल चैलेंजिंग रहा एक्सप्रेस होगा वे लोगों को लाइफ लाइन समझाना। कहा जाता है और सच में लाइफ लाइन है। आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचने में जहां 8 घंटे लगते थे, आज हम 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंचते हैं और 8 घंटे बाद जब हम लखनऊ उतरते थे तो कमर टेढ़ी हो जाती थी मैम। और आज 2.5 घंटे का सफ़र अगर हम ग्लास का पानी रख दें कार में तो गिरता नहीं है एकदम। इस लेवल की सड़कें हैं। अच्छा। आप कभी पूर्वांचल आइए ना मैम, आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे बहुत टाइम ऐसा होता है कि मरीज़ को रेफ़र कर दिया जाता है, आप लखनऊ चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, लेकिन आपने, क्योंकि आप प्रैक्टिस एक आज़मगढ़ जैसे इलाके में कर रहे हैं, आपने किस तरीके से मरीज़ों में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया? और क्योंकि 20 सालों के एक लंबा सफ़र आपका रहा है प्रैक्टिस का, कैसे आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसके बाद आपने उस चैलेंज पे काम किया? मैम ये भी एक बहुत ही डेडिकेशन स्टोरी है मैम। मैंने आजमगढ़ में अपना एक हॉस्पिटल बनाया। उस ज़माने में कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़ में नहीं था। मैंने एक एक पैसा जोड़ा, मेरी फ़ीस बहुत कम है, आज भी मेरे 200-300 रुपये फ़ीस लेता हूँ। अभी ये भी इसी तरीके का मेरा स्ट्रक्चर, वो भी जिस मरीज़ के पास कोई भी कार्ड है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे आभा कार्ड है, अगर वो ये रहे कि ये गरीबी रेखा के नीचे है तो मैं कभी उनसे 1 रुपये की फ़ीस नहीं लेता। और आज भी मेरा रिकॉर्ड है कि कोई कितना भी सीरियस पेशेंट आ जाए, अगर उसे लगता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, मैं तुरंत उसका ऑपरेशन प्लान करता हूँ, इन्वेस्टिगेट करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ, कभी 1 रुपया नहीं जमा कराता। फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, बाद में वो जो दे देगा, नहीं देगा नहीं देगा। और आज मैम एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊँ इस चीज़ को कि मेरी सेवा उस क्षेत्र में लोगों को पहुँचे। जब मैंने 2009 में ये क्लिनिक शुरू की थी ऑफिशियली, तो आप केवल इस तरीके से सोचिए, आजमगढ़ में जहाँ मैं प्रैक्टिस शुरू कर रहा था वहाँ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पे पटना है, 250 से करीब 300 करीब पड़ेगा। पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ लखनऊ है जो 280 किलोमीटर की दूरी पे है। लगभग 100 से 110 किलोमीटर की दूरी पे गोरखपुर है और 100 किलोमीटर की दूरी पे बनारस है। ये चारों दिशाओं में मेरे अलावा कोई न्यूरोसर्जन नहीं था।
करीब तो example 2.5 set करोड़ किया की है। पॉपुलेशन को मैंने सर्व किया। और मैम चूँकि वो लोग भी आजमगढ़ सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मैंने अपनी छोटी छोटी ओपीडी 3 जगह और बना रखी है। एक गोरखपुर जनपद में है, एक मऊ जनपद में है और एक गाजीपुर जनपद में है। और ये सारे ही जनपद ऐसे हैं जिनमें रोड कनेक्टिविटी, पावर्टी एक अपने चरण सीमा पे थी उस समय, और क्रिमिनलिज्म भी मैम उतना ही था। और एक चीज़ और आपको बताऊं, मैं शायद ही इकलौता डॉक्टर होऊंगा एज ए न्यूरोसर्जन पूरे इंडिया में। न्यूरोसर्जरी मैम मेडिकल की सबसे टफ ब्रांच है और सबसे हाई मेरिट की ब्रांच मानी जाती है। मैं वहाँ का SGPGI का टॉपर हूँ। मैंने पढ़ा। और आज तक मेरे रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा है मैम, ये भी एक मुझे ये अपने आप खुशी में बहुत है। बड़ी उपलब्धि है। और मैं वहाँ पे प्रैक्टिस किया मैम, और वहाँ जा कर के मैं OPD 3-3 बजे रात तक करता हूँ। आज भी मेरी OPD 12 बजे रात से पहले कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसी और मैं सुबह 4 बजे से पहले कभी नहीं सोता हूँ और 4 बजे तक मैं आउट ही करता हूँ आके। देखिए, ऐसे ही डॉक्टर्स को ना भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता है। शिशिर जायसवाल जैसे डॉक्टर्स हैं जो देखिए रात दिन एक करके आप लोगों की सेवा करते हैं। डॉक्टर शिशिर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाला वो क्या किस्सा था, कैसे आपने संपर्क किया? मैं SGPGI में सर एक बार आए थे, हाँ। उसके बाद मैं उनसे एक बार मिला भी था। एक उन्होंने अवार्ड भी मुझे अपने हाथों दिया है। तो उन्होंने कहा था जब तुम कुछ अपने गरीब क्षेत्र के लिए करोगे, क्योंकि जब उन्हें पता चला मैं आजमगढ़ और मऊ का रहने वाला हूँ, तो बोले जब तुम वहाँ के लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे पास आएगा। मैंने कहा सर। फिर मैंने MCH कंप्लीट करने के बाद, उस समय न्यूरोसर्जन यूपी में गिनती के थे, तो मुझे एज AP ज्वाइन करने का मौका मिला। फिर मैंने कहा कि सर मैं कर नहीं पाऊँगा और मुझे गाँव जाना है। और आप विश्वास करिए मैम, मैंने जब आजमगढ़ में प्रैक्टिस शुरू की तो आजमगढ़ में CT स्कैन भी नहीं था, MRI भी नहीं था। मैं मरीज को देखता था, उनको वहाँ से 100 किलोमीटर दूर बनारस या तो फिर 100 से 110 किलोमीटर दूर गोरखपुर भेज करके उनका CT और MRI कराता था। और जितना मिनिमम से मिनिमम रेट पे हो करवाता था मैं। और मैं आज भी एम्बुलेंस से ही चलता हूँ, सिर्फ इसलिए कि लोगों को दूर से भी पता चल जाए डॉक्टर एम्बुलेंस वाले आ रहे हैं। और मेरे आपका साथ नाम मेरी डॉक्टर एम्बुलेंस तो नहीं? हाँ, मैं पूरी एम्बुलेंस में ही चलता हूँ। अच्छा। और मेरी पूरी टीम चलती है उसमें। मेरा बेहोशी का एक मेल नर्स, मेरा ड्राइवर, मेरा स्टाफ, हम 5 लोग गाड़ी में हमेशा बैठते हैं। और एक पैथोलॉजी का लड़का भी, जो इमीडिएट आपको राउट पे भी अगर कोई एक्सीडेंट हो तो मैं ये 100 किलोमीटर के सर्किल में जो मेरी क्लिनिक्स हैं, मैं वहाँ जाता हूँ और उसी एम्बुलेंस में मेरा मरीज भी आता है और मैं भी आता हूँ। और आज भी ये जर्नी वैसे ही चल रही है जैसे तब चलती थी। और मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं, एक लाठी वाला भी मेरे पास नहीं है। जबकि वो क्षेत्र बदनाम है कि भाई साहब इतने बड़े बड़े क्रिमिनल लोग हुए, किडनैपिंग के तमाम किस्से हैं। मुझे भी लोगों ने कभी परेशान किया, मैंने प्रशासन में भी उसकी गुहार लगाई। आजमगढ़ तो माफियाओं का गढ़ कहा जाता है, गुहार वो भी लगाई अपने है। आप में एक बहुत बड़ा और चैलेंज। लेकिन मैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात को मालूम है कि डॉक्टर यहाँ से यहाँ जाएंगे और एम्बुलेंस से जाएंगे। हर आदमी मुझे इजीली ट्रेस कर सकता है। और एम्बुलेंस की लाइट जलती हुई आती है जिससे समय बच सके। और अगर रोड पे भी किसी को कोई मेरी ज़रूरत हो तो मैं इमीडिएट दे सकूं। और मैं एम्बुलेंस में सारी इमरजेंसी मेडिसिन हमेशा रखता हूं। निस्वार्थ भाव से। और ये जर्नी कैसे काम आज भी करना? चल रही है मैम। डॉक्टर, क्योंकि आपने सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र किया, अगर सड़क दुर्घटना होती है, हादसे में किसी को सिर पे चोट आती है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए अचानक से अगर किसी के सिर में लग जाए? एक वर्ड यूज़ होता है ABC। ओके। ABC में होता है कि मेंटेनेंस ऑफ एयर। जो भी सांस के रास्ते हैं उसको तुरंत आप सिक्योर करिए। क्योंकि सिर की चोट लगने के बाद 3 लक्षण सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक तो इंसान की याददाश्त तुरंत डिस्टर्ब होने लगती है, चाहे वो कुछ पल के लिए हो, चाहे जीवन के एक बड़े पीरियड के लिए हो। दूसरा होता है कि उनको सिर में अचानक से उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। और तीसरा होता है कि वो हाथ पैर इतना बेचैन हो जाते हैं कि जब उन्हें रेस्टलेस होने के नाते वो इंजरी और बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए सड़क पे लेटे हो तो तड़फने लगेंगे मछली की तरह। तो सिर में तो चोट लगी है, साथ में हाथ पैर में चोट लग जाती है। तो उनको बस एक ही करना है कि उनको करवट से लिटाइए
Okay. और जो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी तकिया टाइप की चीज़ हो, नहीं कुछ हो तो उनके कपड़े को चाहे अपना कोई कपड़ा निकाल के उनके सिर के नीचे लगा दें और दोनों पैर के बीच में एक तकिया लगाएं जिससे पैर में रगड़ के एक दूसरे से चोट न लगे और ब्रेन को रिलैक्स किया जा सके। और उल्टी वो जो करें वो बाहर गिर जाए क्योंकि करवट से लेटेंगे, और नाक कान में अगर उल्टी या कोई ऐसी चीज़ झाग है मुंह की फंसी हुई है तो उसे तुरंत साफ़ कर दें जिससे एयर उनका एयरवे मेंटेन हो जाए, वॉमिटिंग रुक जाए जिससे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी उनको ना हो। तीसरी चीज़ कि वो एस्पिरेट ना कर पाए, और अगर इसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो जैसा कि आपने मैम सीपीआर का जिक्र किया, वो सीपीआर करें, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करें और नियर बाई कहीं का हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचाएँ। और एक लास्ट चीज़, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो ब्रेन में बहुत कंप्रेस तो नहीं कर सकते तो एक कपड़ा रख करके एटलीस्ट एक उसे क्रैप कर दें कि जिससे रक्त का बहाव मिनिमम हो जाए। अच्छा डॉक्टर, ब्रेन सर्जरी को लेकर लोग अभी भी डरे हुए हैं, लोग डरते हैं ब्रेन सर्जरी का नाम सुनकर ही। करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, डरना चाहिए नहीं डरना मैम चाहिए? देखिए, आज की डेट में न्यूरो साइंस ये कहती है कि सर्जिकल एस्पेक्ट्स किसी भी ट्रीटमेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट के कंपेयर में अच्छा होता है। बस फ़र्क ये है कि सर्जरी कब करनी है, कितनी करनी है, कहाँ करनी है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होता है। क्योंकि न्यूरो सर्जरी में ऑपरेशन तो करना एक बड़ी चीज़ है ही है, लेकिन ऑपरेशन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कितनी देर बाद करना चाहिए कि तुरंत करना चाहिए, ये सारे पैरामीटर्स पर्सन टू पर्सन और इंजरी के हिसाब से डिपेंड करते हैं। ओके। ब्रेन ट्यूमर के क्या लक्षण रहते हैं? क्या वो पहले सिम्टम्स नज़र आते हैं ब्रेन ट्यूमर के? मैम देखिए, ब्रेन की कोई भी पैथोलॉजी हो, चाहे स्ट्रोक आप इस्तेमाल करें, स्ट्रोक मोटा मोटा 3 तरीके का होता है। उसी तरीके से ब्रेन ट्यूमर्स हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, फंक्शनल डिजीजेज हैं, सबके सिम्टम्स गिनती के 4-5 ही होते हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। पहला सिम्टम्स है हेडक, दूसरा सिम्टम है रेज्ड आईसीपी जिससे ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है जिससे उल्टियाँ होती हैं, चक्कर आते हैं, आँखों के सामने फ्लश ऑफ फेस हो जाता है, कोई चीज़ दो दिखने लगता है, चमक आँखों में लगती है, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है। तीसरी चीज़ होती है उन्हें सीजर आ सकता है। चौथी चीज़ होती है कि ब्रेन के पेशेंट्स रात में ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं लेट नाइट। ओके। और ऐसा क्यों? इसीलिए मैम आईसीटी बढ़ता है सर्केडियन रिदम के हिसाब से। इसीलिए मैम आज भी मैम 2:30-3 बजे जब भी मैं ओटी से खाली होता हूँ या 4 बजे खाली होता हूँ तो मैं अपने वार्ड में राउंड लेने ज़रूर जाता हूँ। थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ब्रेन को, मरीज को देखें कि उस समय ब्रेन के मरीज में अचानक चेंजेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं एक बार राउंड ज़रूर लेता हूँ क्योंकि उस समय हमारे वार्ड में स्टाफ भी, उनको नींद आने लगती है, वो लिथार्जिक हो जाते हैं, तो उनको रहता है कि अभी बॉस का राउंड होगा तो वो सोते नहीं हैं और अलर्ट रहते हैं। तो रात के उन पलों में भी जब इंसान थोड़ा रिलैक्स मूड में जाता है तो हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ उतने ही एक्टिव रहते हैं जितने दिन में रहते हैं। डॉक्टर, आपने बताया जैसे ऑलमोस्ट जितने भी सिम्टम्स हैं या जो पहली चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो कार्डियक अरेस्ट में भी ऑलमोस्ट सेम आती हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट डिफरेंट हैं कि इनका भी को रिलेशन है कुछ? हाँ जी, ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक, देखिए हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है। हार्ट का बेसिक फंक्शन बहुत सिंपल है, पूरे बॉडी के इम्प्योर ब्लड को हार्ट लाता है या एक चौराहे की तरफ से होता है जहाँ से चारों तरफ से ब्लड इकट्ठा होता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से, और वो फिर प्यूरिफाई करने के लिए या उसमें से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ब्रेन से अलग करने, ब्लड से अलग करने के लिए हार्ट उन आर्गन को वहाँ से ब्लड वहाँ भेजता है। जैसे लंग्स हैं, किडनी है, जहाँ लीवर है, जहाँ पे ये टॉक्सिन्स बॉडी से उस ब्लड से रिलीज़ होते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसका 2 मेन पार्ट होता है, एक होता है डाइजेशन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है एसिमिलेशन। तो जब हम कुछ भी खाते हैं, चाहे खाना खाएं और चाहे हम कोई पेय पदार्थ लें और चाहे हम किसी प्रकार की मेडिसिन लें, तो सबसे पहले तो हम हमारे आमाशय में जाता है जिसको स्टमक आप कहते हैं। स्टमक में फिर वो स्टमक से अपर इंटेस्टाइनल पार्ट में वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्रश होने के बाद, और उसके बाद ये जर्नी शुरू होती है माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन तक। वहाँ से फिर एब्जॉर्ब हो के कुछ लीवर में आता है, कुछ डायरेक्ट ब्लड में आता है।
वहाँ से फिर वो एसिमुलेट होकर के डिफरेंट जहाँ जहाँ जितनी डिमांड होती है वहाँ वहाँ पहुँचता है। ये चीज़ें होती हैं मैम। और तो ब्रेन का पैथोलॉजी और ब्रेन का रेस्पॉन्सिबिलिटी कार्डियक के कंपेयर में मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होता है। ओके। तो कार्डियक अरेस्ट तो बहुत सिंपल फिनोमेना है कि भाई सीने में अचानक दर्द हुई, हो सकता है कई बार साइलेंट एमआई भी होता है जो डायबिटीज़ में बड़ा कॉमन होता है, जिसमें कहा जाता है साहब अचानक गांव में एक कहावत कि उनको भगवान ने बड़ी अच्छी मौत दी, बैठे बैठे डेथ कर गए। तो वो साइलेंट एमआई होता है जिसमें पेन नहीं होता लेकिन हार्ट अटैक उन्हें पड़ा होता है। साथ में कई बार कोल्ड स्वेटिंग होती है और कई बार उनका बीपी सडन फॉल कर जाता है, कार्डियक में होता है। ब्रेन में क्या होता है, जब भी स्ट्रोक होगा तो पल्स तो कम हो जाती है, जैसे कार्डियक में हार्ट रेट आमतौर पे बढ़ जाती है। ब्रेन में हार्ट रेट कम हो जाती है लेकिन बीपी बहुत बढ़ जाता है। जैसे बीपी अचानक जिनका 120 रहना चाहिए वो 200 क्रॉस कर जाता है, और वहीं हार्ट अटैक में बीपी फॉल कर जाता है। कई बार बीपी रिकॉर्ड नहीं होता, शरीर को छुएंगे तो शरीर बिल्कुल ठंडा लगेगा, ये हार्ट अटैक में होता है। लेकिन स्ट्रोक में शरीर गर्म हो जाता है क्योंकि वैस्कुलरिटी पूरे बॉडी से जहाँ जो पेरिफेरल पार्ट हैं जैसे लेग्स हैं, इंटेस्टाइन है, यहाँ से ब्लड डायरेक्ट ब्रेन में बढ़ जाता है। डॉक्टर, लास्ट मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहूँगी, ऐसी 2 से 3 चीज़ें क्या आपको रोज़ाना करनी चाहिए जिससे आपके ब्रेन पर या ब्रेन की नसों पर असर ना हो? एक लास्ट आप बता दीजिए दर्शकों। मैंने ये 3 पॉइंट बताए। पहली पॉइंट कि अपने प्रोफेशन में कोई ऐसी चीज़ चुनिए अपनी दिनचर्या में, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे नॉन प्रोफेशनल हो, आपके ब्रेन को उससे रिलैक्सेशन मिलता हो। जैसे सोने से ही केवल रिलैक्सेशन मिलेगा, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आपको संगीत सुनने से भी हो सकता है, कोई किताब पढ़ने से भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स खेलने से भी हो सकता है, स्विमिंग से भी हो सकता है, नाइट वॉक से भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ जो ब्रेन को कुछ देर के लिए बिल्कुल रिलैक्स कर दे। सेकंड चीज़, आँखों को, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन की विंडो आँखें कहलाती हैं। जैसे किसी घर की खिड़की से आप झांक के देख सकते हैं कि घर के अंदर क्या हो रहा है, तो आँखों को अगर आप रिलैक्स रखेंगे तो ब्रेन आमतौर पे रिलैक्स रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा सबसे सिंपल चीज़ है कि गुलाब जल बना लीजिए, उससे आँखों में छींटे मार लीजिए, या तमाम सूदिंग प्रिपरेशन है उसको आप यूज़ कर लीजिए। आँखों पे खीरा काट के रख लीजिए, बर्फ़ के टुकड़े रख लीजिए जिससे आपकी आई रिलैक्स हो जाए, या कुछ देर के लिए आँख बंद करके कहीं बैठ जाइए, वो भी आपको रिलैक्स देगा। खाने में लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए कंपैरेटिवली सॉलिड डाइट की, तो ब्रेन आपका बड़ा रिलैक्स रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिशिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगवान आपको और बल दे। आप जो जन सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आगे भी आप इसी तरीके से आगे लोगों की मदद कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।